नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में नाकाम पाकिस्तान अपने संविधान में संशोधन के लिए मजबूर हुआ। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बस दुर्घटना में मृतकों की संख्या 14 हुई। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अब तक 62 लोगों की मौत। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सहित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज शाम सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्रोच्चारण में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंदिर में ड्रोन शो का अवलोकन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये पर्व भारत के चिरस्थायी भावना का प्रतीक है। प्रभास पाटन में आयोजित 4 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की उस अजय भावना का प्रतीक है जो सोमनाथ मंदिर पर हुए वर्ष 1026 के आक्रमण के बाद भी कभी नहीं टूटी। आर्थिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री राजकोट में दूसरे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पश्चिमी गुजरात क्षेत्र को समर्पित यह सम्मेलन मुख्य रूप से सिरेमिक इंजीनियरिंग और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री गांधीनगर में अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण के अंतिम खंड का उद्घाटन करेंगे जो सेक्टर 10A को महात्मा मंदिर से जोड़ता है। दौरे का समापन एक उच्च स्तरीय राजनयिक बैठक के साथ होगा जिसमें प्रधानमंत्री गांधीनगर में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज के साथ मुलाकात करेंगे। भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दोनों नेता व्यापार, तकनीक और हरित विकास सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कई हमलों के बावजूद श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और भारत के सभ्यतागत संकल्प से सोमनाथ मंदिर का बार बार पुनर्निर्माण किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने का लक्ष्य प्राप्त करना पूरी तरह संभव है। पंजाब के जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि भारत एक वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इस वर्ष 31 मार्च से राष्ट्रव्यापी नशारोधी अभियान शुरू किया जाएगा। 3 साल तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देश को नशा मुक्त बनाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र की 9वीं बैठक में यह बात कही। उन्होंने नशे की समस्या से निपटने के लिए 31 मार्च तक मसौदे तैयार करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 से 2025 के बीच 1 करोड़ 11 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। संसद का बजट सत्र इस महीने की 28 तारीख से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि दूसरा चरण 9 मार्च को शुरू होगा। श्री रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने की स्वीकृति दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेल वैश्विक मानदंड स्थापित करने की स्थिति में है और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार है। नई दिल्ली में कल 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में उन्होंने 100 रेलवे अधिकारियों और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रेलवे जोन को पुरस्कृत किया। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे ने वर्ष 2026 के लिए 6 नए संकल्प लिए हैं। 2026 के 52 वीक्स में 52 रिफॉर्म्स किए जाएंगे जिससे कि रेलवे का एक नया स्वरूप आने वाले वर्षों में एक नया टेक्नोलॉजी इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो भी रेलवे के सामने प्रॉब्लम्स हैं, करीब 100 के आसपास ऐसे स्टेटमेंट्स रखे जाएंगे। इसमें स्टार्टअप्स हो, स्टूडेंट्स हो, एस्टैब्लिश्ड फर्म्स हो, वो सब उसमें जुड़ेंगी। AI का उपयोग बड़े तरीके से किया जाएगा मेंटेनेंस एक्टिविटीज की। पुरस्कार विजेता जम्मू डिवीजन के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक उचित सिंघल ने आकाशवाणी समाचार से कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ी की शुरुआत के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन को लाभ हुआ है।
मैं उचित सिंघल, सीनियर डीसीएम जम्मू रेलवेज डिवीजन। आज मैंने अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्राप्त किया है। जम्मू रेलवे डिवीजन ने काफी जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो पहलगाम अटैक के बाद में, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, फ्लड सिचुएशन के टाइम पे, उसको ओवरकम करके बहुत नई उपलब्धियां हासिल करी हैं। वंदे भारत की जो इनॉग्रेशन 6 जून को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो करी थी, उसके बाद में हम लगभग 3.75 लाख पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट उनका फायदा उठाया वंदे भारत का, जिससे कि J&K के टूरिज्म को ओवरऑल बहुत बूस्ट मिला है। एक अन्य पुरस्कार विजेता सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट सुष्मिता ने कहा कि पुरस्कार से कर्मचारियों को भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सहायता मिलती है। मुझे अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 और सेफ्टी के कैटेगरी में मिला हुआ है। हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग होते हैं कि हम अपना काम और भी अच्छे ढंग से कर सकें। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के अग्रणी प्लेटफॉर्म प्रगति की अब तक 50 बैठकें हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने 2015 में इसकी शुरुआत की थी। आज इस विशेष श्रृंखला में एक नजर पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग के फगवाड़ा रूपनगर खंड के 4 लेन के निर्माण पर। पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग के फगवाड़ा रूपनगर खंड को 4 लेन का बनाया जाना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजना थी। यह गलियारा जालंधर और फगवाड़ा के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। इससे अमृतसर और चंडीगढ़ के बीच दूरी कम हुई और इस कॉरिडोर में पड़ने वाले प्रमुख सिख तीर्थ स्थलों तक पहुंच भी बेहतर हुई है। प्रगति में हुई समीक्षा के कारण यह परियोजना 26 जून 2021 को सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इस मार्ग के शुरू होने से यात्रा समय कम होगा, वाहन संचालन लागत घटेगी और यात्रियों तथा भारी वाहनों की सुरक्षा भी बेहतर होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने सैन्य और संवैधानिक ढांचे में तेजी से बदलाव कर संघर्ष के दौरान की अपनी गंभीर कमियों को स्वीकार कर लिया है। पुणे लोक नीति समारोह में कल उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष अप्रैल के आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को संवैधानिक संशोधन करने के लिए मजबूर किया। जनरल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में अभी केवल विराम आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन कर ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष पद को समाप्त कर उसके जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद का सृजन किया है। इससे अधिकतर शक्तियां एक ही व्यक्ति में सिमट कर रह गई हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का दूसरा संस्करण कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि युवाओं के विचार, ऊर्जा और नेतृत्व अगले 25 वर्षों में देश की रूपरेखा निर्धारित करेंगे। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 8वीं बैठक कल नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि बैठक में स्वदेशी उद्योगों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल पर ध्यान दिया गया। ईरान में राजधानी तेहरान सहित देश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वर्ष 2022 के बाद यह पहला मौका है जब ईरान को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट। ये प्रदर्शन ईरान में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और मुद्रा अवमूल्यन के विरोध में हो रहे हैं। अमेरिकी मानवाधिकार संस्था ओवरसीज इरानियन राइट्स ग्रुप के अनुसार इन प्रदर्शनों में 62 लोग मारे गए हैं। सरकार ने 2300 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। इंटरनेट सेवा लगभग ठप है और डिजिटल सेंसरशिप सख्ती से लागू की गई है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन पिछले वर्ष 28 दिसंबर को शुरू हुए थे। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनी ने कल टेलीविजन संदेश में देश में जारी उपद्रव को आतंकी कार्रवाई बताया और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान गंभीर संकट में है और अमेरिका इस मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी भवनों, अस्पतालों और मस्जिदों को भी निशाना बनाया है और सरकारी प्रसारण कार्यालयों सहित कई भवनों में आग लगा दी है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक बस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दुर्घटना के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और तुरंत जांच के आदेश दिए।
सोलन से हरिपुरधार जा रही एक निजी बस कल दोपहर बाद सिरमौर जिले के हरिपुरधार के पास गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में 14 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में कुल 66 यात्री सवार थे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और कहा कि प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने बताया कि दुर्घटना की जाँच के आदेश दे दिए गए हैं और विस्तृत जाँच के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आज से नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। मेले में 35 देशों के 1000 से अधिक प्रकाशकों की पुस्तकें उपलब्ध होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेले का उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। इस 9 दिवसीय पुस्तक मेले में 35 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रकाशक भाग लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले का विषय है भारतीय सैन्य इतिहास, 75 वर्ष की आयु में शौर्य और ज्ञान, जिसमें सैन्य इतिहास पर 500 से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित की जाएंगी और 100 से अधिक विषय आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कला और संस्कृति, इतिहास, सिनेमा, जीवनी, बाल साहित्य और राष्ट्रीय विरासत जैसे विषयों को कवर करने वाली पुस्तकों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी। मेले में ऑथर्स कनेक्ट, युवा कॉर्नर, बाल लेखक कॉर्नर और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों सहित विशेष कार्यक्रम भी शामिल है। ईशानी यादव के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात नवी मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 154 रन बनाए थे। और मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला कुआलालंपुर में चीन की वांग झी यी से जारी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती। धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत पर भारत के खंडन की खबर सभी अखबारों ने प्रमुखता से दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूएस का डील पर इल्जाम भारत ने किया खारिज। जनसत्ता के अनुसार साल 2025 में मोदी ने ट्रंप से 8 बार बात की। अमर उजाला की सुर्खी है, कभी हां कभी ना वाला रुख ही रुकावट। अमेरिका से ही संबंध खबर पर भारत का पहला आधिकारिक वक्तव्य। दैनिक भास्कर का कहना है, ममदानी की चिट्ठी पर भारत ने जताई नाराजगी। विदेश मंत्रालय ने कहा, न्यूयॉर्क के मेयर अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। राजस्थान पत्रिका ने सफलता शीर्षक से लिखा है, बड़ी उपलब्धि, स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की ओर भारत। रेलवे में घोटाले पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार पर आरोप तय। दैनिक जागरण के अनुसार लालू परिवार ने आपराधिक सिंडिकेट की तरह किया काम। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मनरेगा रोजगार में 8 माह में 3 अरब की लूट। ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार घोटाले में अधिकारी, ठेकेदार और बैंक मैनेजर शामिल। हिंदुस्तान ने काम की खबर शीर्षक से लिखा, पुराने पीएफ खातों की जानकारी जुटाना होगा आसान। वीर अर्जुन की सुर्खी है, उत्तर भारत में हाड़ कपाती ठंड से ठुठुरे लोग। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली में कल मौसम की सबसे ठंडी सुबह, तापमान 4.6 डिग्री। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में नाकाम पाकिस्तान अपने संविधान में संशोधन के लिए मजबूर हुआ। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बस दुर्घटना में मृतकों की संख्या 14 हुई। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अब तक 62 लोगों की मौत। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।